जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं वह जो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, जिसका नाम है मेटल नॉन मेटल। इससे आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे बच्चों, जिसको हिंदी में धातु और अधातु कहते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो हम लोग उन्हीं चीजों को देखेंगे। इसके लिए इस चैप्टर के कुछ मुख्य बातों को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे बात किया जाए तो तत्व को होगा, तत्व को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। यानी देखिए, तत्व के अगर अवस्था के बारे में बात करें तो तत्व जो 3 अवस्था के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वर्गीकरण का बात किया जाए तो तत्व के 2 वर्ग होते हैं, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल। 2 या 2 से अधिक धातुओं, जब हम लोग 2 या 2 से अधिक धातु ले, 2 से अधिक धातु ले ले या फिर 2 धातु ले ले या फिर एक धातु किसी धातु के साथ किसी अधातु को मिला ले, तो इस प्रकार से जो मिश्रण तैयार होता है, जो समांगी मिश्रण तैयार होता है, यानी जिसके प्रत्येक भाग में धातु अधातु या दोनों धातुओं की संख्या समान होती है, उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं का या फिर एक धातु और एक अधातु का समांग मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धातु कहलाता है। धातुएं ऑक्साइड बनाते हैं और वे अम्ल या उदासीन होते हैं। यानी धातु के ऑक्साइड जो है बच्चों, या तो अम्ल होंगे या तो उदासीन बनेंगे। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है। जो सक्रियता श्रेणी है, ठीक है, जो क्रियाशील श्रेणी के आधार पर हम लोग जो सक्रियता श्रेणी का निर्माण करते हैं, उनमें जो सबसे ऊपर की धातुएं रहती है वो तो अधिक क्रियाशील होते ही हैं, लेकिन जैसे नीचे आएंगे और ऊपर के जो धातुएं रहती हैं वो तो क्रियाशील होती ही हैं। अब ये सब अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे की जो धातुएं हैं वे भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। कब? जब वे धातुओं से अभिक्रिया करे। यानी धातु की अगर हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस को अम्ल से विस्थापित करने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति में धातुएं 2 रूप में पाए जाते हैं, एक स्वतंत्र अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। ठीक है बच्चों, जब धातु उसी रूप में पाए जाए जिस रूप में वो रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? सोना, चांदी, तांबा, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर कोई धातु, ठीक है बच्चों, लेकिन अगर कोई धातु दूसरे यौगिकों के साथ मिलकर रिएक्शन करके प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए हेमेटाइट, लोहा का है इसका, ठीक है, ये हेमेटाइट लोहा के रूप में नहीं रहता है, बल्कि हेमेटाइट जो है वह दूसरे यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के रूप में रहता है। समझे बच्चों? जो लोहा का एक ऐसे हेमेटाइट, वो लोहा के जैसे सोना के रूप में रहता है, ठीक है, और चांदी के रूप में रहता है, प्लेटिनम के रूप में रहता है ना। लेकिन हेमेटाइट जिससे लोहा प्राप्त होता है वो लोहा के रूप में रहता है। जैसे हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, यानी हेमेटाइट Fe और लोहा ऑक्सीजन के यौगिक के रूप में रहता है। तो ऐसे धातु जो उसी रूप में नहीं पाए जाते जिसमें उसका उपयोग होता है, उसको हम संयुक्त अवस्था की धातु कहते हैं। लेकिन जो उसी रूप में पाए जाते हैं जिसमें उसका उपयोग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र धातु कहते हैं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि जल और अम्ल के साथ सभी धातु उसी प्रकार अभिक्रिया करें जैसे वे करते हैं। कुछ धातुएं जल और अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, कुछ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, यानी सबका अभिक्रिया करने का गति
एक नहीं होता है, अलग अलग गति से सब अभिक्रिया करते हैं। तो ये इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। यहाँ 2025 लिखा गया बच्चों, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाला ईयर 2026 का है। ठीक है बच्चों, उसी का इसी चैप्टर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए, चलिए जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये तो पहला ऑब्जेक्टिव कर रहा है बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव कर रहा था कि 2011 में पूछा गया है। और एक बात बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऑब्जेक्टिव मैं लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन इसी में से आएगा, इतना फाइनल है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बच्चों इसी में से आएगा। ठीक है, इसमें इस चैप्टर के जितने भी टॉप ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव को मैंने चुन करके लिखा हुआ है और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखिएगा। और आपको आपकी जो तैयारी कराने की जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, मैं आपको बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको इस वीडियो के साथ ही आंसर याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है हीलियम कैसा तत्व है। तो आप लोगों को बताया है कि हीलियम जो है बच्चों, इसकी महत्वपूर्ण कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के पहला कक्षा रहता है, पहला कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम क्या है बच्चों, इसका पहला कक्षा पूर्ण होता है। और हीलियम ही एक ऐसा मात्र उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, जिसके महत्तम यानी पहला कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी सभी अक्रिय गैस के महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हीलियम की एक ही कक्षा है और वह कक्षा भी मेरा क्या है, पूर्ण है। यानी हीलियम अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। हीलियम क्रियाशील नहीं है, सक्रिय नहीं है, उदासीन नहीं है। हीलियम क्या है बच्चों, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस वह गैस होता है जो अस्थायी होता है, जो किसी से क्रिया ना करे, जिसका कक्षा पूरा हो। याद रखिएगा, हीलियम के बाद आर्गन आता है, जेनोन आता है, नियोन आता है, ढेर सारे हैं। उन सब के महत्तम कक्षा में ढेर सारे नहीं, 6 है। उन सब के महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हीलियम ही एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसकी महत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और वह अस्थायी है। यह कैसे है, तो देखिए, अगर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसके पहले कक्षा में 2, उसके बाद सभी कक्षा में 8-8 करके इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है बच्चों, तो कम से कम ये फिक्स हो गया कि इसके पहले जो भी पहला कक्षा रहेगा, अगर एक ही कक्षा है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, हीलियम का होता है 2। हाइड्रोजन का एक ही कक्षा होता है और हीलियम का भी कक्षा 1 है, लेकिन हीलियम के एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के एक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी 100% हाइड्रोजन के महत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कक्षा जो है पूर्ण नहीं है। लेकिन हीलियम के महत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और कक्षा 1 ही है, तो पहला कक्षा मेरा 2 ही में पूरा हो जाता है। यानी हीलियम का जो कक्षा है वह पूर्ण है, और कक्षा पूर्ण होने का मतलब होता है वह अस्थायी है, वह किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर हीलियम जो है बच्चों अक्रिय गैस है। तो 1 नंबर का आंसर ए होगा हमारा, अक्रिय गैस। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, सिलिका क्या है बच्चों। तो सिलिका बच्चों याद रखिएगा उपधातु है। क्या है बच्चों, उपधातु। तो ये क्लियर होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा बच्चों। सिलिका क्या है, सिलिका उपधातु है, क्योंकि ये ना धातु है ना अधातु। सिलिका ना धातु होता है ना अधातु होता है बच्चों, ये उपधातु है। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2011 में पूछा गया, ये भी 2011 में पूछा गया बच्चों। तो सिलिका क्या है आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, उपधातु है। ठीक है बच्चों, अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो 3 नंबर क्वेश्चन है, उस 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यानी कोई भी तत्व जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऐसा यौगिक बनाता है जिसका गलनांक उच्च हो, यानी जिसको पिघलाने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और यह यौगिक जल में विलय भी होता है। तो यह तत्व क्या हो सकता है, यानी वह कौन सा तत्व है जिसकी अभिक्रिया अगर हम लोग ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो जो भी तत्व बने, जो भी यौगिक बने, वह जल में विलय भी हो, ठीक है, और उसका गलनांक भी उच्च हो। तो बच्चों वो है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम को की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा बच्चों, CaO बनेगा, बैलेंस कर दिए 2 2। और ये जो CaO है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल में विलय होता है
पानी में भी घुल जाता है और इसका गलनांक भी बहुत उच्च हो जाता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है। जैसे मान लीजिए कार्बन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई, CO2 बना, और हम सब जानते हैं कि CO2 गैस जल में विलय नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जिसकी अभिक्रिया अगर हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसका गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, और ये जल में घुलता भी है बच्चों, ये उसको पानी में घोलेंगे ये आसानी से घुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा नंबर का आंसर होगा ए नंबर। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखा जाए। अगला क्वेश्चन बोला लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ये 12 में और 21 में ऑलरेडी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? अगर हम लोग बात करें तो एक्वारेजिया देखिएगा, वह HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है बच्चों। एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें 3:1 का रेशियो होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग में, नाइट्रिक अम्ल 1 भाग में रहता है। HNO3 होगा। ठीक है, तो एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो एक्वारेजिया HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें इनका अनुपात 3:1 के अनुपात में रहता है बच्चों। तो गला में प्रॉब्लम बच्चों, थोड़ा साउंड मैनेज कर रहे हैं, कर लीजिएगा, तो दिक्कत हो तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। तो एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया HCl और HNO3, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, इसका मिश्रण है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में होता है। और मैं आपको बता दूं, इसका उपयोग जो है सोना को गलाने में होता है, सोने को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? 3:1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, 5वां नंबर क्लियर हो गया। 6ठे नंबर को देखते हैं। 6ठा नंबर क्या करें बच्चों? 6ठे नंबर में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? किस अवस्था में रहता है बच्चों? कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी नहीं पिघले, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है? तो याद रखिएगा, कमरे के ताप पर अगर धातु का जिक्र किया जाए तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? तो याद रखिएगा, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और अधातु का बात किया जाए तो ब्रोमीन जो है बच्चों, वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा, अगर धातु का बात करना पड़े तो हम लोग बोलेंगे ब्रोमीन। अगर धातु का बात करने पड़े तो हम लोग लिखेंगे ब्रोमीन। और अधातु में ब्रोमीन, धातु में पारा। तो यह क्या बोला बच्चों? अधातु बोला है, तो आंसर होगा ब्रोमीन। अगर ये धातु बोलता है तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं? पारा लिखते हैं। यानी पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। क्यों? क्योंकि अधातु बोला गया है। अगर ये धातु बोला जाता तो आंसर बी नंबर होता बच्चों। और ये क्वेश्चन भी 14 और 24 में पूछा गया है। याद रखिएगा, धातु दे देगा तो जवाब देंगे पारा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से किसे, बड़ा गलत लिखा गया है, चाकू से काटा जाता है? चाकू से हम लोग किसको काट सकते हैं बच्चों? लिथियम को, कैल्शियम को, कार्बन को या आयरन को? तो याद रखिएगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है यार, इसके अलावा और भी बता देते हैं, सोडियम को भी बच्चों चाकू से काट सकते हैं। किसको? ठीक है, सोडियम भी चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये लिथियम और सोडियम ये मुलायम होते हैं। लिथियम और सोडियम क्या होते हैं बच्चों? मुलायम होते हैं। और चाकू जो है वो लिथियम और सोडियम से ज्यादा कड़ा होता है, इसलिए चाकू से हम लोग लिथियम और सोडियम को काट सकते हैं। कैल्शियम, कॉपर और आयरन, आयरन तो खुद भैया चाकू का बना, आयरन से ही तो चाकू बनता है जनरली, तो उससे तो कटेगा नहीं। सही जवाब होगा लिथियम। ठीक है, चाकू से किसको काटा जा सकता है? लिथियम। अगर सोडियम दे देगा तो सोडियम भी ऑप्शन लिखेंगे, दोनों में से एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। हाँ, अगर दोनों देता है तो यहाँ लिथियम लिख देगा, तो यहाँ सोडियम।
सी नंबर में कर देगा दोनों और डी नंबर में कर देगा दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड, लेड मीन सीसा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट पीबीओ2 ना, लेड नाइट्रेट ये ऑक्साइड हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों पीबीओ तो आपको लेड ऑक्साइड हो गया। लेड नाइट्रेट का शुद्ध होता है PbNO3 ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होगा। तो इसका सही जवाब होगा NO2 और O2। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और O2 प्राप्त होता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? आपको कॉपर दिया हुआ है, पारा दिया हुआ है, चांदी, सोना, Ag और Au दिया हुआ है। तो हम तो जानते हैं Ag और Au ये दोनों तो सबसे कम क्रियाशील होते हैं, और प्लेटिनम तब ना इनका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं, इसीलिए इनकी चमक खराब नहीं होती है। तो याद रखिएगा इन सब में सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर, Cu सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, ये भी 14 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी नंबर और इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर। कौन अधिक क्रियाशील है? Cu। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा अगर यहाँ पर इसमें यहाँ पर Fe दे दे, हो सकता है कि कभी कभी Fe भी दे देता है, तो वहां Cu जवाब नहीं होगा, Fe का जवाब दीजिएगा, क्योंकि Cu से भी ज्यादा क्रियाशील कौन है बच्चों? Fe है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? Cu, Au, आयन और K। तो याद गया Au। Au मतलब हो गया बच्चों ओरम, जो इसका लातिन नाम है, और ओरम का मतलब क्या होता है? सोना। क्या होता है बच्चों? सोना। सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इसलिए याद रखिएगा सोने की चमक जो है बहुत समय तक बरकरार रहती है, वह खराब नहीं होता, इसीलिए हम लोग सोने का यूज आभूषण बनाने में करते हैं। तो इसका जवाब होगा बी नंबर, ये भी 2014 में पूछा गया है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? अगर हम लोग लाल तप्त आयरन पूरे गर्म आयरन पर जलवाष्प को प्रभावित करेंगे, जलवाष्प डालेंगे, कोई लोहा है उस लोहा पर जलवाष्प डाले तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? ऑप्शन क्या दिया बच्चों? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो याद रखिएगा इसका जवाब होगा Fe3O4। सी नंबर, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प यानी भाप प्रभावित करेंगे तो Fe3O4 प्राप्त होगा बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी 2014 में पूछा गया है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 12 नंबर में क्या कर रहा है? सीसा और टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है बच्चों? तो याद रखिएगा सीसा और टीन, सीसा टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है। आप लोगों ने सोल्डर देखा होगा, जो रेडियो बनाने वाले, ट्रांजिस्टर बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो अपने साथ एक लंबा सा पतला रॉड की तरह मशीन रखते हैं और एक तार को उसमें पिघला करके अंदर के तार को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो जिस तार को पिघला करके वो अंदर के तार को जोड़ते हैं उसी तार को कहते हैं सोल्डर, यानी विभिन्न तारों को जोड़ने के लिए सोल्डर का यूज होता है। और सोल्डर सीसा और टीन का मिश्र धातु है। सीसा 50%, Pb 50% और टीन यानी Sn भी 50% मिला करके सोल्डर बनाया गया। ठीक है बच्चों, जिसका यूज हम लोग तार को जोड़ने के लिए करते हैं। अगला, शुद्ध सोना को किस में व्यक्त किया जाता है? याद रखिएगा सोना का मात्रक होता है, सॉरी इकाई होता है कैरेट। शुद्ध सोना का मतलब होता है 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना को बच्चों हम लोग शुद्ध सोना कहते हैं, यानी सोने को कैरेट में व्यक्त किया जाता है और 24 कैरेट शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं। लेकिन हम लोग जो आभूषण बनाते हैं वो जनरली 22 कैरेट का होता है।
यानी उसमें 22 भाग सोना रहता है और 24 में से 22 घटा दीजिए, 24 में से 22 घटा दीजिए तो 2 भाग या तो चांदी रहेगा या फिर तांबा रहेगा। 20 कैरेट का मतलब होता है 24 में से 20 घटा दीजिए 4, यानी 20 भाग सोना है और 4 भाग चांदी या तांबा जैसे मिश्र धातु मिला हुआ है। शुद्ध सोना का आभूषण इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि शुद्ध सोना मुलायम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा 24 कैरेट शुद्ध सोने का को 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं, आंसर बी नंबर होगा। ये 23 में पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन गौर करिएगा, अब 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सोल्डर शीशा और टीन का मिश्र धातु है, शुद्ध सोना 24 कैरेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेकिन घर में जो हम लोग आभूषण बनाते हैं वो 22 कैरेट या उससे कम का होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे बोलता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन बच्चों आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब है वह यौगिक जिनमें धन आयन और ऋण आयन बने। तो याद रखिएगा आयनिक यौगिक हम लोगों का होता है कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन की बाध्यता कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर हम लोग कैल्शियम का बात करें, कैल्शियम का होता है 282, बाध्यता कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके 2 क्लोरीन को देता है, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है और बाध्यता कक्षा में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी क्लोरीन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और कैल्शियम जो है उनको अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना है, यानी या तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, इसलिए एक और क्लोरीन को वह एक इलेक्ट्रॉन करके दे देता है। तो इसका अपना 7 था और एक इस कैल्शियम से ले लिया और एक इसने ले लिया, तो इसने करके दोनों क्लोरीन का 8 पूरा हो गया, यानी कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने एक एक करके 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कहीं ना कहीं कैल्शियम के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस आयन बना है, और जहां पर आयन का निर्माण हो उसे हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। तो निश्चित तौर पे इसका आंसर बच्चों सी नंबर होगा, CaCl2, और ये क्वेश्चन 2015 के में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। इसको मत देखिएगा, वो सेकंड सिटिंग थर्ड सिटिंग लिख दी है, जैसे ए सेकंड का मतलब होता है कि 2016 के एनुअल में सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। ठीक है, अगला बोला कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी, जिसको Ag कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, Ag कहते हैं। तो सबसे अच्छा चालक कौन होगा, चांदी होगा, और इसीलिए चांदी का कीमत ज्यादा है, क्योंकि सोलर प्लेट का कीमत ज्यादा है, क्योंकि सोलर प्लेट में चांदी का यूज करता है और चांदी के यूज होने के कारण सोलर प्लेट की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो सही जवाब होगा चांदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, यानी साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। तो याद रखिए, तो फास्फोरस जो है ना बच्चों, वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना है। फास्फोरस का एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणु से मिलकर बना है, तो आंसर होगा P4। क्या होगा बच्चों, P4। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन से यौगिक बनते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है या तो त्याग करेंगे या तो ग्रहण करेंगे। त्याग करेंगे तो प्लस होगा, ग्रहण करेंगे तो माइनस होगा, यानी आयन का निर्माण होगा। जिसमें आयन का निर्माण होता है बच्चों, उसको आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो आयनिक यौगिक तो दिया नहीं है, आंसर होगा विद्युत संयोजी यौगिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही होगा। ये क्वेश्चन 16 का एनुअल का सेकंड सिटिंग में पूछा है और ये 16 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। कभी कभी फास्फोरस की जगह बच्चों सल्फर देता है, तो याद रखिए जब सल्फर दे तो हम लोग आंसर लिखेंगे एसिड, क्योंकि सल्फर का एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं बच्चों। क्लियर हो गया 16 नंबर। 16-17 भी क्लियर हो गया। अब लिखते हैं हम लोग 18-19। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। 16 में और 21 में पूछा और ये भी 16 में पूछा गया है। पीतल किसका उदाहरण है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो याद रखिएगा बच्चों, पीतल जो है वह मिश्र धातु है। पीतल क्या है बच्चों? मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या है बच्चों? मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? याद रखिए कॉपर और जिंक का। कॉपर और जस्ता को मिला करके पीतल बनाया जाता है बच्चों। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला स्टेनलेस स्टील, जिसको इस्पात कहते हैं, वह क्या है? तो वह भी मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है बच्चों? लोहा का, क्योंकि लोहा में, ठीक है, हम लोग क्रोमियम और निकेल मिला करके कुछ हद तक कार्बन भी मिलता है, ये मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है बच्चों? तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील जो है लोहा का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लोहा में क्रोमियम, निकेल और कार्बन मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, 19 नंबर क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है बच्चों? निम्न में कौन विजातीय है? 17 में पूछा है निम्न में कौन विजातीय है। ऑप्शन दिया चूना पत्थर, खड़िया, नमक और कैल्शियम। चूना पत्थर, खड़िया, नमक और कैल्शियम। तो याद रखिएगा चूना पत्थर, खड़िया और कैल्शियम, ये तीनों कैल्शियम का यौगिक है। चूना पत्थर में भी कैल्शियम होता है, खड़िया में भी कैल्शियम होता है, कैल्शियम तो कैल्शियम है। नमक अलग है क्योंकि नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम नहीं होता है। ये तीनों, ये तीनों का संबंध कैल्शियम से है, नमक का संबंध कैल्शियम से नहीं है, तो नमक विजातीय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये हम लोगों का 2017 में पूछा गया 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? क्या वह धनात्मक होता है? धातु धनात्मक होते हैं या धातु, ये उल्टा लिखा गया बच्चों। सी नंबर होगा उदासीन, बी नंबर, और सी नंबर होगा ए और बी दोनों। तो धातु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है या धनात्मक होता है, या उदासीन तथा धनात्मक दोनों होता है, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा धातुएं धनात्मक होते हैं बच्चे। धातु कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। धातु पर धन आवेश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धातु विद्युत क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो धातु की प्रकृति क्या होती है? ये विद्युत धनात्मक होते हैं। ये 2017 में पूछा गया बच्चों। अब अगला देखते हैं 22-23 को देखते हैं। 22 नंबर में क्या बोला गया है? ग्रेफाइट होता है, क्या होता है? विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, ए और बी दोनों, कुचालक और सुचालक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ग्रेफाइट एक अधातु है और एकमात्र अधातु ग्रेफाइट ही है बच्चों जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है पारे के अयस्क का नाम क्या है? तो हम सब जानते हैं पारे के अयस्क का नाम बच्चों सिनेबार है, HgS। पारे के अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार, HgS सूत्र होता है पारे के अयस्क सिनेबार का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और ये 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर और 25 नंबर को। 24 नंबर में क्या बोलता है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा धातु
निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? ये जो 3 धातु दिया हुआ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे ऊपर कौन है? तो हम सब जानते हैं कैल्शियम सबसे ऊपर शीर्ष पर रहता है। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर शीर्ष पर कैल्शियम रहता है, और इसी कारण से इसको हम लोग कैल्शियम नहीं, पोटेशियम के रहता है। ठीक है, तो इन सब में कैल्शियम बोल दिए, गलत बोल दिए थे, कैल्शियम तो ये होता। तो निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? अगर इन चारों का जिक्र करें तो इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है बच्चों, जिसका सूत्र क्या होता है? के होता है। सबसे अधिक क्रियाशील इस चारों में कौन है? पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों। मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, इस तीनों से ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम है। निम्न में कौन धातु है? ये भी 18 में पूछा, ये भी 18 में पूछा है। ऑप्शन दिया कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। देखिए सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है। धातु कौन है बच्चों? कार्बन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कार्बन एक अधातु है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? कार्बन। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 26-27। 26 नंबर में क्या बोला बच्चों? 26 में क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु को जल से अभिक्रिया कराएंगे? जब धातु की अभिक्रिया, कोई भी धातु की जल से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? तो याद रखिए बच्चों, धातु की जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो आंसर सी नंबर होगा। चाहे धातु की अभिक्रिया आप जल से कराइए या धातु की अभिक्रिया आप अम्ल से कराइए, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, अगला बॉक्साइट। ये क्वेश्चन देखिए 18 में पूछा गया है। अगला है बॉक्साइट। क्या जी बच्चों? बॉक्साइट जो है ये किसका एस्क है? तो हम सब जानते हैं बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्क है बच्चों, क्योंकि एल्यूमिनियम से ही बॉक्साइट प्राप्त होता है। सॉरी, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो जिस चीज से धातु को कम खर्च में आसानी से निकाला जाता है उसी को एस्क कहते हैं। तो बॉक्साइट से हम सब क्या निकालते हैं बच्चों? एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो हमारा आंसर सी नंबर होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, अब हम 28-29 भी देख लेते हैं। 28 नंबर में क्या बोला है? 28 नंबर में एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ना क्या कहलाता है? एल्यूमिनियम के पात्र को आप वायु में खुला छोड़ दीजिएगा ना, तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, Al2O3 की परत चढ़ जाएगी। इस परत के चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस परत के चढ़ने की क्रिया को हम लोग जस्तीकरण क्या कहते हैं बच्चों? जस्तीकरण कहते हैं। नहीं सॉरी, जस्तीकरण नहीं होगा बच्चों, एक मिनट, एनोडीकरण होगा। क्या होगा बच्चों? एनोडीकरण। एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ना एनोडीकरण कहलाता है। अगला देखते हैं बच्चों, क्लोरीन की 82 कक्षा में 82 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम सब जानते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। ये क्वेश्चन 2019 में, ये भी 2019 में पूछा गया है। और 17 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पहला में 2, उसका सब में 8 रहेगा, तो पहले के बाद दूसरे में क्या आ गया? 8। तो 8 2 10 हो गया, 5 गया 7, तो तीसरे में 7 होगा। यानी क्लोरीन की 82 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 7। क्या सही होगा बच्चों? 7। क्लोरीन की 82 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा सोडियम और लिथियम। तो जब आप सोडियम होगा और सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 2020 में पूछा गया है कि किसको चाकू से काटा जा सकता है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर या सोडियम। तो याद रखिएगा, सोडियम होगा या फिर लिथियम होगा, Li। ठीक है बच्चों, अगला है निम्न में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? इन चारों में से सबसे कम है। ऐसे तो सबसे कम होता है, आपको जाके Au सोना, Ag चांदी और Pt प्लेटिनम। लेकिन अगर हम इस चारों की बात करें तो इस चारों में सबसे कम क्रियाशील कौन है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ Al, ऑप्शन दिया हुआ Zn। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है Fe,
ऑप्शन दिया हुआ है Mg। इसका सही जवाब होगा बच्चों लोहा। लोहा इन चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे धीमी गति से अभिक्रिया करता है। तो सही जवाब बच्चों हमारा क्या होगा Mg। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 32 नंबर में क्या बोला गया बच्चों, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए में सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ग्रेफाइट, जो कि एक अधातु है और वह विद्युत का क्या है बच्चों सुचालक है। तो जवाब देंगे ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2020 और 2024 में पूछा गया है। एकमात्र अधातु ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला, कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा धातु? मैंने आपको ये 2024 में पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अगर धातु बोले तो Hg यानी पारा लिखेंगे, अधातु बोले तो ब्रोमीन लिखेंगे। यहाँ धातु बोला है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो धातु कौन है बच्चों? पारा है। आंसर होगा ए। 2024 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर यहीं पर अधातु रहेगा तो आंसर लिखेंगे बी आर, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, जैसे Na 11 बनाया, 11 था परमाणु संख्या, तोड़ा तो क्या हो गया पहला कक्षा में 2, उसके बाद 8, तो 2 8 बस हो गया तो 10, 11 में तीसरा कक्षा में मिल गया 11। यानी कहीं ना कहीं सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और त्याग के Na+ बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अपने ऊपर धन आयन बनाता है उसमें से एक नाम सोडियम का है। और हम सब जानते हैं सोडियम क्या है बच्चों? धातु है। तो इसका सही जवाब धातु होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि कौन जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बनाता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बनाता है, और यह क्वेश्चन 2021 में ऑलरेडी पूछा गया है। अगला है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। 35 नंबर में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। ठीक है, और हम सब 8 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 6, पहला कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। अब समझ लेते हैं संयोजकता क्या है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की वह संख्या है जिसका त्याग या ग्रहण अस्थायी होने के लिए कोई तत्व करता है। जैसे यह सोडियम ने अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ठीक है बच्चों, तो सोडियम की संयोजकता 1 हो गई, +1, त्याग करेगा तो +1, ग्रहण करेगा तो -1। अगर हम ऑक्सीजन पे बात आते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, पहला में 2, दूसरे में 6। अब इनको अस्थायी होने के लिए 8 चाहिए, तो इनको के को लेना है? 2 लेना है, 2 ग्रहण करना है। यानी अस्थायी होने के लिए इनको जितना इलेक्ट्रॉन लेना है वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना है? इनको 2 लेना है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो लेगा तो अस्थायी हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को लेने से या जितना इलेक्ट्रॉन को देने से वो अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन की वही संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कुछ ज्यादा इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? याद रखिएगा कि सोने की जो परमाणु संख्या है वो 79 होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। और ये 21 में और 24 में ऑलरेडी पूछा गया है। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 79 होती है। निम्न में कौन अक्रिय गैस है बच्चों? तो हम सब जानते हैं कि हीलियम जो है वह अक्रिय गैस है, क्योंकि उसके मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके गैस का पहला कक्षा पूर्ण होता है और वह किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए हीलियम को अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। ये 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं
38 और 39। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, जो गंधक है, गंधक यानी सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हम सब जानते हैं कि सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये 2021 में पूछा जा चुका है कि सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है। और ये क्वेश्चन 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, कितनी होती है? 16 होती है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। अगला है मालाचाइट। मालाचाइट नहीं बच्चों, मालाकाइट होगा, ध्यान दीजिएगा। मालाकाइट किस धातु का है इसके बच्चों? ये 2024 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मालाकाइट जो है वो आपका सीयू कापर का एस्क है। किसका एस्क है बच्चों? मालाकाइट कापर का एस्क है, यानी तांबे का एस्क है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। मालाकाइट किसका एस्क है बच्चों? मालाकाइट जो है वह कापर यानी सीयू का एस्क है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ता का एस्क कौन है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया सिनेबार, जिंक प्लेट, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा, सिनेबार तो बच्चों पारा का है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, सोडियम क्लोराइड Na का है। तो आंसर जिंक ब्लेंड होगा बच्चों। जस्ता का एस्क कौन है? जिंक ब्लेंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा और क्या रहता है? मैंने आपको बताया था ना, स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। तो इसमें और क्या बच गया? लोहा दे दिया है, कार्बन दे दिया है, तो क्रोमियम और निकेल बच गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकेल। यानी स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल रहता है। ये 2020 में और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं बच्चों। अगला बोला गया है पीतल किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन 2016 और 21 में पूछा गया है। याद रखिए बच्चों, पीतल जो है एक मिश्र धातु है, जो जिंक और तांबा सीयू का मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब होगा पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का। किसका मिश्र धातु का? तो तांबे के मिश्र धातु का उदाहरण है पीतल। और ये क्वेश्चन 2016 और 2021 में पूछा जा चुका है बच्चों। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबे का मिश्र धातु है अगर बोलेगा तो। ठीक है, लेकिन पीतल क्या है बोलता है, तो पीतल क्या है इसका सिंपल जवाब देंगे, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा के ऊपर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया जिससे कि लोहे का संक्षारण रुक जाए, उसको क्या कहते हैं? ये 23 में, 21 में और 24 में पूछा है। तो याद रखिएगा बच्चों, इस क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं गाल्वनीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? गाल्वनीकरण। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा, गाल्वनीकरण। यानी लोहे के ऊपर जस्ती का परत चढ़ाना जस्तीकरण या गाल्वनीकरण कहलाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, गाल्वनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या होगा बच्चों? इंपॉर्टेंट देखिए, एक बार और पूछ लिया। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु का नाम ब्रोमीन है। अगर धातु बोला जाए तो पारा लिखेंगे, ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, धातु बोला है तो इसका आंसर होगा सी नंबर। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ब्रोमीन। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? निम्न में से किस धातु को? याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, Na, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सभी मिश्र धातुओं सभी धातुओं को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं कि वायु के संपर्क में आने पर ये जल उठते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम की जगह पोटेशियम लेगा तो वो भी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये 22 और 23 में ऑलरेडी पूछा गया है। क्या क्या कौन कौन सी धातु है जिसको हम केरोसिन या तेल में डुबा कर रखते हैं?
सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अगर ऑप्शन ऐसे दे दे, ए नंबर में दे दे सोडियम, बी नंबर में दे दे पोटेशियम, सी नंबर में दे दे लिथियम, तो डी नंबर में ऑल होगा, सभी। तो जवाब देना पड़ेगा सभी। लेकिन यहाँ सिर्फ सोडियम का नाम दिया तो मेरा जवाब सोडियम होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और देख सकते हैं 22 और 23 कंटिन्यू 2 साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम 46 और 47 को देखते हैं बच्चों। 46 में बोला निम्न में से कौन सी धातु अधातु, निम्न में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। बच्चों हम सब जानते हैं संसार की जितनी अधातुएं हैं वो विद्युत का कुचालक है। केवल और केवल ग्रेफाइट एक अपवाद है जो है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 22 में और 23 में। ठीक है बच्चों। अगला है वह धातु जिसे अम्लराज में घोला जाता है। वह धातु जिसमें अम्लराज, जिसको अम्लराज में घोलते हैं, अम्लराज कहा गया बच्चों। अभी मैंने आपको बताया लेकिन हिंदी नाम नहीं बताया था। अम्लराज कहा गया एक्वा रेजिया को। किसको कहा गया बच्चों? अम्लराज एक्वा रेजिया को कहा गया है, जो कि HCl और HNO3 का अनुपात है, जिनमें इनका रेशियो 3:1 में रहता है। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 रहता है। इसी को हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है। और एक्वा रेजिया जो है वह सोने को घुलाने के लिए यूज में लाया जाता है। तो आंसर होगा AU। लातिन नाम हो गया ओरम और ऐसे नाम हो गया सोना। सोना भी लिखा जा सकता है बच्चों। वह कौन सी धातु है जो अम्लराज में घुलता है, या वह कौन सा धातु है जो एक्वा रेजिया में घुलता है? तो सही जवाब होगा सोना, AU। ये 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों। अब 48 देखते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है बच्चों? तो देखिए बच्चों, किसकी परमाणु संख्या इसमें सबसे अधिक है? अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन का, किसकी संयोजकता सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बता दूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन की परमाणु संख्या की बात की जाए, सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14, तोड़ेंगे तो होगा 2 8 4। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है बच्चों 13, इसको तोड़ेंगे तो होगा 2 8 3। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, इसको तोड़ेंगे तो 2 8 5। और सोडियम का होता है 11, इसको तोड़ेंगे तो 2 8 1। यानी इन सब में सबसे ज्यादा 12वीं कक्षा में किसका इलेक्ट्रॉन है बच्चों? फास्फोरस का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी है बच्चों? वह फास्फोरस की। कितनी? तो 5। ठीक है। अगला है, और सबसे कम किसका? सोडियम का। कितना? तो 1। याद रखिएगा। तो 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किसमें है बच्चों? तो याद रखिएगा सबसे अधिक किसमें है? फास्फोरस में है, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों? P होता है। और इसके 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अगला क्वेश्चन बोला गया जिंक ब्लेंड। क्या बच्चों? जिंक ब्लेंड ZnS किसका धातु है? किस धातु का एस्क है? जिंक ब्लेंड किस धातु का एस्क है? तो याद रखिएगा जिंक ब्लेंड बच्चों जिंक यानी Zn का एक एस्क है। जिंक ब्लेंड किसका एस्क है बच्चों? Zn हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा Zn हम लोग जिंक ब्लेंड से प्राप्त करते हैं। जिंक को एक जिंक ऑक्साइड से ही प्राप्त किया जाता है और एक जिंक ब्लेंड से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें बोला गया क्यूपराइट निम्न में किस धातु का एस्क है? क्यूपराइट से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा क्यूपराइट कॉपर का एस्क है। क्यूपराइट से हम लोग कॉपर यानी तांबा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। अगला बोला निम्न में कौन धातु है? ये क्वेश्चन 22 में और 23 में पूछा गया है और ऑप्शन 4 है हमारे पास। पहला AU चांदी, जो हम सब जानते हैं एक धातु है। ठीक है बच्चों। AU चांदी हो गया और AU सोना हो गया। AU हो गया सोना। ठीक है बच्चों।
एयू क्या हो गया, सोना हो गया जिसका लातिन नाम ओरम होता है, एजी चांदी हो गया, पी फास्फोरस हो गया और एनआई निकेल हो गया। ये ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर, ये तीनों बच्चों हैं धातु। क्या है बच्चों, तो अधातु कौन हो गया हमारा, तो निश्चित तौर पे अधातु हो गया हमारा पी। पी क्या है बच्चों, पी अधातु है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्या होगा, निम्न में कौन अधातु है, तो हम लोग जवाब देंगे फास्फोरस, यानी पी जो है बच्चों वो क्या है, अधातु है। क्लियर। अब 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, ये मैंने आपको अभी बताया कि सिनेबार जो है बच्चों वो पारा का अयस्क है। HGS सूत्र होता है सिनेबार का, और ये किसका अयस्क है बच्चों, पारे का अयस्क है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा के साथ टीन मिलाने पे क्या बनता है, यानी Cu प्लस टीन का SN होता है, इन दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कांसा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा और इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों। क्या सही होगा, डी। ठीक है, और ये 2022 में और ये भी 2022 में पूछा जा चुका है। तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, सल्फर SO2 होगा बच्चों, 2 छूट गया है, SO2, MgO, CuO और CaO, इन चारों में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, यानी कौन सा है जिसकी अभिक्रिया अगर हम लोग अम्ल से कराएंगे, जल से कराएंगे तो हम लोगों को अम्ल मिलेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों वो हमेशा किसी न किसी अधातु के ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। किसी न किसी अधातु के ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सल्फर अधातु है और इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्लीय है, क्योंकि जब हम इसकी अभिक्रिया जल से कराएंगे H2O से तो हमें प्राप्त होगा H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। यानी ये तीनों जो है, ये तीनों धातु के ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम है, ये कॉपर, ये कैल्शियम है, ये तीनों धातु के ऑक्साइड है। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, क्षारीय होते हैं, यानी 100% तीनों की जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्षार बनेगा। सल्फर अधातु है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो H2SO3 बनेगा, जिसको सल्फ्यूरस अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बोला है, सक्रिय धातु अम्ल से क्या विस्थापित करते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू में बोला था कि धातु चाहे वह अम्ल से विक्रिया करे और जल से विक्रिया करे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है बच्चों। H2 होगा, आंसर हमारा H2 होगा। 22 में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जवाब ए और इसका जवाब बी होगा। सक्रिय धातु अम्ल से विक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% SN हो। अब प्रतिशत को मत देखिए, Cu और SN को मिला के क्या बनाया जाता है, कॉपर और टीन को मिला के क्या बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कॉपर और टीन को मिला के क्या बनता है बच्चों, कांसा बनता है। कॉपर और टीन को मिला के क्या बनता है बच्चों, कांसा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कांसा। ठीक है बच्चों, अगला 57 नंबर दिया है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है, तो हम सब जानते हैं एल्युमिनियम। बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों, एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी नंबर, एल्युमिनियम। और ये क्वेश्चन 23 में और ये भी 23 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। हमारे पास 4 तत्व हैं, Na,
Zn, ठीक है बच्चों, Mg और Cu। इन सब में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर बताना है। तो ध्यान दीजिए, इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील है Na, Na से कम है Mg, Mg से कम है जिंक और सबसे कम है Cu। ठीक है बच्चों, तो क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील इस चारों में Na है, उससे कम है Mg, ठीक है बच्चों, उससे कम है Zn और सबसे कम है Cu। तो कौन सा सही होगा आप देख लीजिए, हमारा ऑप्शन नंबर डी सेम यही मिल रहा है, तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम और सबसे कम क्रियाशील तांबा है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 59 नंबर में क्या बोला है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। सेम यही क्वेश्चन है, देखिए सबसे क्रियाशील कौन है, सोडियम है, तो इसका सही आंसर सोडियम होगा, ऑप्शन नंबर ए। 59 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 23 में ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन 23 में ऑलरेडी पूछा गया है। अब हम लोग 60 और 61 देख लेते हैं बच्चों। 60 में क्या बोला गया है, 60 में बोला गया कैलेमाइन किस धातु का एस्क है, जिंक का, एल्यूमिनियम का, लोहा का या पारा का। तो हम सब जानते हैं कैलेमाइन जो है बच्चों वह जिंक का एस्क है, और ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, कैलेमाइन किसका है, कैलेमाइन जिंक का एस्क है। कैलेमाइन से जिंक निकाला जाता है क्योंकि कैलेमाइन का जो सूत्र है बच्चों वो कार्बोनेट एस्क है। ये सूत्र है ZnCO3 जो कार्बोनेट एस्क है, और इसी से हम लोग जिंक प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है याद रखिए बच्चों, प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है बच्चों, हीरा। हीरा सबसे कठोर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, हीरा। ये भी 23 में और ये भी 23 में पूछा गया है, संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। ठीक है बच्चों, अगला है आभूषण बनाने वाला सोना। जो हम सोना बनाते हैं बच्चों, तो जो आभूषण बनने वाला सोना होता है, जो हम लोग आभूषण बनाते हैं, जो गहने जो ऑर्नामेंट बनाते हैं सोने का, शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग आभूषण बनाते हैं वो 22 कैरेट का होता है। मैंने शुरू में बताया था कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का सोना का यूज होता है, 22 कैरेट का, यानी उसमें 22 भाग सोना रहता है, 2 भाग चांदी या तांबा रहता है, क्योंकि शुद्ध सोना का आभूषण जिंदगी में नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि शुद्ध सोना मुलायम होता है बच्चों। ठीक है, तो उसको कड़ा करने के लिए उसमें चांदी या तांबा बनाते हैं, मिलाते हैं। तो जो आभूषण बनाते हैं, तो आभूषण बनाने वाले सोने का माप किस में लिया जाता है, 22 कैरेट के रूप में। और शुद्ध सोना कितने का होता है बच्चों, 24 कैरेट का। और ये क्वेश्चन 2021 में 2022 में पूछा गया है। तो माइंड मेकअप रखना, शुद्ध सोना 24 कैरेट, आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट। और 22 कैरेट सोने का मतलब क्या हो गया कि 22 भाग सोना है, 2 भाग चांदी या तांबा है। अगर 20 कैरेट का आभूषण है तो 20 भाग सोना है, 4 भाग तांबा या चांदी है, इसमें मिलावट ज्यादा है। ठीक है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, यानी कौन सा धातु है जो कम टेम्परेचर पर पिघल जाता है इन चारों में। ठीक है बच्चों, क्या क्या है, सोडियम, कॉपर, लोहा और एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम टेम्परेचर पर सोडियम पिघलता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी और इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्यूरालुमीन। क्या है बच्चों, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा, ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है बच्चों, और ये हल्का होता है, जंगरोधी होता है, इसलिए ड्यूरालुमीन का उपयोग हेलीकॉप्टर बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, गाड़ियों के अंदर के पार्ट्स बनाने में होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम का एस्क है। क्लियर बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है, Mg को जलाते हैं, तो उत्पन्न लो कैसा होता है? जो लो उत्पन्न होता है वो ज्वाला, यानी मैग्नीशियम को जलाने पर, मैग्नीशियम के फीता को जलाने पर जो ज्वाला उत्पन्न होती है, उस ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो उजला होता है, उजले रंग का, चमकदार होता है। ठीक है बच्चों, तो माइंड में रखिएगा बच्चों, मैग्नीशियम के ज्वाला का रंग चमकीला उजला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब इस वीडियो का ये फाइनल क्वेश्चन है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, सोडियम फॉस्फेट का जो अणुसूत्र होता है वह Na3PO4 होता है। क्या होता है बच्चों? Na3PO4। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे सब मैंने आपको बता दिया। और याद रखिए 101% है जो ऑब्जेक्टिव आपका इसी से पूछा जाएगा। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं, इस वीडियो को तैयार कर लेते हैं, तो आप लोगों का चैप्टर 3 का जिसका नाम है मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु, उसका पूरा जो सिम्टम, पूरा जो टेंशन है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का, वो समाप्त हो जाएगा। और इसको पढ़ने से आपको केवल ऑब्जेक्टिव की ही जानकारी नहीं मिलेगी, बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी मैंने इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप एजुकेशन जो है, आप तो जानते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, परीक्षा भी नजदीक आने वाली है, तो बेहतर तरीके से तैयार करिए बच्चों। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और भी बेहतर तरीके से हमारे अंदर वीडियो बनाने की प्रेरणा आती है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।